नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 22 वर्षों से हमारे और उत्तर प्रदेश के जो परिसंपत्तियां मामले में जो अड़चनें चली थी वो अब दूर हो गई है। अधिकतर मामले तो 2021 में जो बैठक हुई थी उसी में निस्तारण हो गया था। बाकी जो कुछ मामले बचे थे उनके लिए भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सहमति दे दी है और धीरे धीरे सभी मामलों का निस्तारण हो रहा है, जिसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार भी जताया है। माननीय योगी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि पिछले 22 सालों से बहुत सारे जो मामले हमारे आपस में जिनका हल होना था वो रुके हुए थे और उन्होंने उन सभी का जो हमारी अक्टूबर में 21 में जो बैठक हुई थी उसमें सभी अपने अधिकारियों को सभी लोगों को निर्देश दिए थे। तो उसमें काफी कुछ काम हो चुका है और कुछ एक थोड़ा सा जो रह गया था जिसमें कुछ विलंब हो रहा था, तो उसके लिए भी मैंने उनसे अनुरोध किया। तो उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी उस सभी का निस्तारण कर देंगे और जो हमारी परिसंपत्तियां वो सब हमको मिलना प्रारंभ हो गई हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के बारे में जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जोशीमठ को लेकर चाहे राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, लगातार जोशीमठ की मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है और उस पर काम भी हो रहा है। राज्य सरकार भी लगातार पुनर्वास का काम तेजी से जोशीमठ में कर रही है। अनावश्यक रूप से जो लोग इसकी आड़ में अपने एजेंडे चला रही हैं वो ठीक नहीं है। यहाँ पर कुछ चार धाम के इतने सारे हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो देश के लिए राष्ट्रव्यापी हैं और जो विकास की योजनाएं हैं उसको भी कुछ लोग अनावश्यक रूप से जो रोकने का काम कर रहे हैं, उनको इस प्रकार के काम नहीं करने चाहिए। जोशीमठ शहर को लेकर जहां राज्य की सरकार या देश की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार उन्होंने हर संभव सहायता का भरोसा भी दिया है और उस पर काम भी हो रहा है। और हमारा भी अच्छा है कि सभी का हम पुनर्वास करें, सभी की सहायता करें, उसमें कोई कमी हम करने वाले नहीं है। लेकिन अनावश्यक रूप से जो कुछ लोग इसकी आड़ में अलग प्रकार के एजेंडे चला रहे हैं वो ठीक नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के लिए पेश किए गए बजट को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र बजट ने प्रस्तुत किया और विकसित भारत के लिए विराट संकल्प को एक नई मजबूती प्रदान करता और अमृतकाल का सर्वश्री समावेशी ये बजट है और इससे संबंधित स्टार्टअप समेत पर्यटन व सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देता है। ये बजट निश्चित तौर पर उत्तराखंड को 2025 तक श्रेष्ठ राज्य में सम्मिलित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बजट को लेकर सीएम ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस बजट की सराहना की है। विकसित भारत के लिए विराट संकल्प, ये कहना था सीएम पुष्कर सिंह धामी का। केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और इस बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया था और जिसकी तारीफ भी पुष्कर सिंह धामी ने की। इस बजट की उन्होंने काफी सराहना की है और साथ ही उन्होंने कहा कि ये बजट देश के लिए काफी अच्छा है। बजट को लेकर सीएम ने प्रतिक्रिया दी। विकसित भारत के लिए विराट संकल्प, ये शब्द पुष्कर सिंह धामी की हैं। बजट की तारीफ करते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट आज पेश किया और इस पर प्रतिक्रिया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का
धन्यवाद करना चाहता हूं, निर्मला सीतारमण जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक शानदार बजट जो देश की जनता के सामने रखा है। यह देश की जनता के साथ साथ विश्व की उम्मीदों को भी, उनकी अपेक्षाओं को भी पूरा करने वाला बजट होगा। यह बजट आम जनता का बजट है। 130 करोड़ भारतवासियों के लक्ष्य को पूरा करने वाला विजन इस बजट में साफ दिखाई देता है। गरीबों का बजट है। इसके साथ साथ नए भारत का संकल्प भी इस बजट में दिखाई देता है। जहां हम 2014 से आज तक की यात्रा का अगर हम ठीक प्रकार से उसका चित्रण करें तो यह बजट प्रति व्यक्ति आय भी दुगना कर रहा है। तो आर्थिक सर्वेक्षण के बाद अब केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया। वहीं ये बजट पूरी तरह से मिला जुला कर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जहां टैक्स में अब 7 लाख तक की छूट दी गई है, तो वहीं अन्य कई सामानों पर भी मोदी सरकार ने छूट दी है। बता दें कि देहरादून में बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश कार्यालय में बजट सुना और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का बजट बहुत अच्छा है। इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। प्रदेश कार्यालय में इस बजट को सुना गया और काफी तारीफ भी की गई। ये कहा गया है कि इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस बजट को प्रदेश कार्यालय में सुना और इस बजट की काफी तारीफ भी की। बजट की सराहना करते हुए नजर आए हैं और ये भी कहा उन्होंने कि इस बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं, मध्यम वर्ग के राहत के देने का पूरा उसमें समावेश है और देश का मान विश्व स्तर पर बढ़ाने का काम इस बजट के द्वारा किया गया है। बजट में गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जरूरत के सामान पर विशेष छूट दी गई है। इसके साथ साथ मध्यम वर्ग को नए आयकर स्लैब जो दिए है, इससे बड़ा लाभ सबको मिलेगा। तो यूनियन बजट 2023-24 को लेकर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। हमेशा की तरह बीजेपी की सरकार में ये बजट भी अमीरों के लिए ज्यादा और गरीबों के लिए कम दिखाई पड़ता है, ये कहना था। उत्तराखंड में बीजेपी के नेता इसे सर्व समावेशी बजट बता रही हैं, लेकिन ये बताने में असक्षम है कि कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने बताया है कि उत्तराखंड को इस बजट से काफी अपेक्षाएं थी। अभी अभी हम जोशीमठ के ताजा हालातों से गुजर रहे हैं। ऐसे में यहां केंद्र संस्थान की दरकार थी और जो अध्ययन करना चाहिए था। वहीं भूस्खलन एवं भू धसाव का समाधान निकालने के बाद राज्य सरकार को बताना चाहिए था। बीजेपी सरकार ने कहा था कि साल 2022 तक स्मार्ट सिटी दे देंगे। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा भी राज्य सरकार से किया था, उनका क्या हुआ। इसके अलावा राज्य सरकार ने गांव गोद लेने की बात भी कही थी। तो कांग्रेस इस बजट से काफी नाखुश नजर आई है और कई आरोप भी लगाए गए। बीजेपी बता रही सर्व समावेशी बजट और इस पर कांग्रेस की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया राजधानी देहरादून में देखने को मिली, जहां पर साफ तौर पर कहना था विपक्षी का कि इस बार का जो बजट है वो बिल्कुल भी आम लोगों के लिए नहीं था। इस बजट में अमीरों का ध्यान रखा गया, गरीबों के हित में कुछ भी बजट में नहीं है। हमेशा की भाजपा सरकार के बजट की तरह ये बजट भी अमीरों के लिए ज्यादा और गरीबों के लिए कम दिखाई पड़ता है। उत्तराखंड के भाजपा के नेता इसे सर्वसमावेशी बजट तो बता रहे हैं, लेकिन ये बताने में असक्षम है कि उत्तराखंड की झोली में क्या गिरा।
क्योंकि उत्तराखंड को बहुत सारी अपेक्षाएं इस बजट से थी। अभी अभी हम जोशीमठ के ताजा हालातों से गुजर रहे हैं। ऐसे में यहाँ एक केंद्रीय संस्थान की दरकार थी जो कि अध्ययन करे भूस्खलन और भूधसाव जैसी स्थितियों का और उसका समाधान निकाल के राज्य सरकारों को बताए। वहीं हमारी टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन का क्या हुआ, हमारी डोईवाला से उत्तरकाशी रेलवे लाइन का क्या हुआ, हमारे जो जामरानी और सौंग बांध जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए जो हमें पैकेज की दरकार थी उसका क्या हुआ। तो उत्तराखंड भाजपा सरकार के मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। मंत्री गणेश जोशी द्वारा गांधी परिवार के बारे में बयानबाजी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि गणेश जोशी ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत को हादसा बताए जाने को लेकर अल्मोड़ा कांग्रेस पार्टी ने चौघान पाचा में मंत्री का पुतला दहन कर नारेबाजी की और साथ ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोत ने कहा है कि भाजपा सरकार के मंत्री अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उन्होंने मांग की है कि ऐसे मंत्रियों को भाजपा सरकार जल्द बर्खास्त करे। भाजपा के मंद बुद्धि के मंत्री के द्वारा गणेश जोशी जी के द्वारा बयान दिया गया हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के बारे में, इंदिरा गांधी जी के बारे में जो उनके द्वारा गलत बयानबाजी की गई, उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ पर उनका पुतला दहन किया गया। ऐसे मंद बुद्धि के मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं, उनके द्वारा उनकी हमारे राजीव गांधी जी की, इंदिरा गांधी जी की जो शहादत हुई है ना, देश के लिए जो अपनी कुर्बानी दी है, उसको एक हादसा बताना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको लेकर हमने यहाँ पे आज जो है पुतला दहन कार्यक्रम किया है। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और इंदिरा गांधी पर टिप्पणी किए जाने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर हल्द्वानी से बुद्ध पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर पुतला दहन किया। आपको बता दें कि कांग्रेस के नैनीताल जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल ने मुख्यमंत्री से गणेश जोशी को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग भी की है। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को पशु हत्यारा बताते हुए कहा है कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने देश के लिए शहादत दी थी और उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री उसे हादसा बता रहे हैं, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा के जो मंत्री हैं, जिन्होंने मतलब हम जानते हैं कि जिन्होंने यहाँ पर सबको पता है कि जिन्होंने पशु हत्यारा जिनको कहा जाता है, उन्होंने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग हमारे राष्ट्रीय नेताओं के लिए किया और जिन्होंने इस देश के लिए, हमारे इंदिरा जी और राजीव जी जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी है ना, ऐसे लोगों को उन्होंने दूसरा नाम दिया। और देखिए ये इस तरीके की बयानबाजी इन लोगों के चरित्र में है कि ये लोग, भाजपा के लोग निश्चित रूप से इसी तरीके की बयानबाजी से आगे बढ़े हैं और हम लोग इस बयानबाजी की निंदा करते हैं। और आज हमने गणेश जोशी जी का पुतला फूंका है और हम लोग चाहते हैं कि ऐसी बयानबाजी करने वालों को मुख्यमंत्री बर्खास्त करे। अन्यथा जो ये है कि यहाँ से जो राज्य का एक जो राजनीतिक माहौल है वो खराब करने का प्रयास किया जा रहा है और हम लोग गणेश जोशी जी को कभी माफ नहीं करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने राजीव जी और इंदिरा जी की शहादत को मतलब जिसे कहते हैं कि बदनाम करने का काम किया, उसके लिए मुझे लगता है कि गणेश जोशी जी को माफी मांगनी चाहिए। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विवादित बयान दिया था और बता दें कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और इंदिरा गांधी पर अवैध टिप्पणी की थी और इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर पुतला दहन किया है। देखिए, भाजपा के नेता शहीदों का अपमान करना उनके लिए मजाक हो गया। कभी वो सनातन धर्म को बदनाम करते हैं, ये एक उनकी आदत बन गई है। और माननीय मंत्री जी द्वारा जो ये आपत्तिजनक बयान दिया है, ये उनकी संकुचित मानसिकता व अपरिपक्वता दर्शाता है और ये पहले भी भाजपा के नेता ऐसा करते आए हैं। तो हमारी मांग है कि उनको तत्काल प्रभाव से मंत्री पद से हटाना चाहिए और जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। तो बागेश्वर में 18 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम प्रधान संगठन एक बार फिर
मुखर हो गए हैं, जिसके बाद नाराज प्रधानों ने ब्लॉक कार्यालय पर ताला जड़ दिया। वहीं प्रधान संगठनों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। जल्द मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी और खंड विकास अधिकारी के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भी भेजा। ब्लॉकों में आज धरना प्रदर्शन और तालाबंदी का कार्यक्रम हमारे प्रदेश संगठन के द्वारा के आह्वान पर हम लोग भी कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी मुख्य समस्या ये है कि हमने इससे भी पहले 9 तारीख को भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था कि हमारी जो 15 वित्तीय किस्तें अभी भी पंचायतों के खातों में नहीं आई है। दूसरी बात है जो एनएनएमएस के संबंध में जो हमने इससे पहले 1 जनवरी से जो हमारी जो दिक्कतें आ रही लागू हो रही है कि 1 जनवरी 2023 से जो एनएनएमएस के माध्यम से जो हमारे मनरेगा में जो हमारी उपस्थिति ली जा रही है वो जो है हमको बड़ी दिक्कतें आ रही है कि हमारे उत्तराखंड में पहाड़ी बागेश्वर जो है बड़ी विषम स्थिति में है, भौगोलिक स्थिति में है। यहाँ पर जो है नेटवर्क। खबर ऋषिकेश से, जहां आईडीपीएल चौकी पुलिस ने चेकिंग के दौरान नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया और इसके साथ ही उन्होंने आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 272 ग्राम चरस भी बरामद की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पूछताछ में आरोपी की पहचान कोहिनूर पुत्र प्रेमचंद निवासी सरभारा नगर काले की ढाल ऋषिकेश के रूप में हुई है। कोतवाल खुशीराम पांडे ने कहा है कि चरस सप्लाई करने के आरोप में पुलिस ने कोहिनूर के खिलाफ एनडीपीएस की धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। तो हल्द्वानी में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम और प्राधिकरण ने मोर्चा खोल दिया है। कुमाऊं कमिश्नर ने छापे के बाद बड़ी संख्या में अवैध निर्माण होने की शिकायत पर नगर निगम और प्राधिकरण की टीम ने संयुक्त रूप से वन भूलपुरा क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की। छापेमारी में क्षेत्र में 7 बड़े भवनों को सील किया गया, साथ ही कई निर्माणाधीन भवनों को जेसीबी से तोड़ दिया गया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि इस दौरान भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया है कि अब अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ न सिर्फ नोटिस और तत्काल ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी, बल्कि सील करने के बाद चोरी से निर्माण करने वाले के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। तो वहीं नगर निगम और प्राधिकरण का ये अभियान लगातार जारी रहेगा। जनवरी को जो कार्रवाई की गई थी वही कार्रवाई लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। आज अभी तक 6 निर्माण सील कर दिए गए हैं, 1 का शटरिंग तोड़ दिया गया है। बाकी जो दूसरे तीसरे मंजिल निर्माण हो रहे हैं तो उन मजदूरों को भगाया गया है और उनका चिन्हीकरण कर लिया गया है, उनको भी नोटिस दिया जाएगा। क्षेत्र के लोगों से मेरी अपील है कि पहले फ्री होल्ड कराएं, मानचित्र स्वीकृत कराएं, उसके बाद निर्माण कार्य करें, अन्यथा आपको इस प्रकार की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मेरी अभी भी अपील है कि जो लोग काम कर रहे हैं अपने कामों को बंद कर दें और अपनी वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दें, फ्री होल्ड कराने की कार्रवाई प्रारंभ कर दें, मानचित्र स्वीकृत कराने की कार्रवाई प्रारंभ कर दें। लाइन नंबर 8 वाला कब तक होगा? देखिए, जो निर्माण हो चुके हैं उसमें भी उनको सुनवाई का अवसर देते हुए ध्वस्तीकरण कार्रवाई कर दी है। तो हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। बदमाशों ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज रोहालकी किशनपुर के पास बनी मार्केट में एक साथ 7 दुकानों के शटर उखाड़कर लाखों का सामान चोरी कर लिया। बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। तो यूपी के बिजनौर के रहने वाले युवक ऑटो से ही बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। वहीं परिवहन विभाग पौड़ी की टीम ने उन्हें शहर में रोककर ऑटो को सीज कर दिया। संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता चंद ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पंजीकृत ऑटो जो सिद्धबली मंदिर कोटद्वार में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और सिद्धबली से पौड़ी पहुंचे, उनकी टीम की ओर से जब शहर में चेकिंग की जा रही थी तो ऑटो को रोककर पूछताछ की गई तो युवकों ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश बिजनौर के रहने वाले हैं और कोटद्वार के सिद्धबली
मंदिर दर्शन करने के लिए आए थे। अनिता चंद ने कहा कि ये ऑटो पहाड़ी क्षेत्रों के चलने के लिए अधिकृत नहीं है। ये ऑटो जो हमें छतरीधार पौड़ी में रात्रि चेकिंग के दौरान पर मिला था, ये ऑटो पूछताछ करने पर पता चला कि ये आपका सिद्धबली से बद्रीनाथ की ओर जा रहा था। क्योंकि पर्वतीय मार्गों में ऑटो चलाना सुरक्षित नहीं है और अधिकृत भी नहीं है, इसलिए हमने इसको सीज कर दिया था। बिजनौर आरटीओ में पंजीकृत है और ये सिद्धबली में मंदिर दर्शन के लिए आए थे, फिर उसके बाद ये बद्रीनाथ की ओर चल पड़े। तो रास्ते में हमें पौड़ी में छतरीधार में मिले थे। तो बिजनौर से बद्रीनाथ धाम पहुंचा था युवक और फिलहाल अब कार्रवाई के तहत ऑटो को सीज कर दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको ऑटो की दिखा रहे हैं। परिवहन विभाग ने ऑटो को सीज किया। ये कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई। बिजनौर से बद्रीनाथ धाम पहुंचा था ऑटो से युवक और जब पूछताछ की गई, जानकारी मिलने के बाद इस ऑटो को सीज कर लिया गया है। बिजनौर से बद्रीनाथ धाम पहुंचा था युवक ऑटो से और ऑटो से ही आगे भी दर्शन के लिए युवक जाता, लेकिन इससे पहले ही कार्रवाई की गई। परिवहन विभाग की तरफ से ये कार्रवाई की गई और ऑटो को सीज कर लिया गया है। जब पूछताछ की गई चालक से तो पता चला कि ये दर्शन करने के लिए आया हुआ था और इसी के तहत ये कार्रवाई पूछताछ के बाद प्रशासन की तरफ से की गई है। बिजनौर से बद्रीनाथ धाम पहुंचा था युवक। तो काशीपुर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एसएसपी उधम सिंह नगर के निर्देश पर पुलिस टीम का गठन किया गया था, जिस पर पुलिस टीम ने क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। आपको बता दें कि इन चोरों के पास से पहले चुराए गए सोने के आभूषण और नकदी बरामद हुई है। काशीपुर थाना क्षेत्र में अली खां मोहल्ले के अंतर्गत बैक टू बैक 3 चोरियां हुई थी। इसी तरीके से कटोरा ताल में भी एक चोरी हुई थी। हमने चारों चोरियों को रजिस्टर करके और 2 टीमें बनाई थी, एक कटोरा ताल चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में और एक बांसपुरन चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में। हमारी टीम को कल इसमें सफलता मिली। ये 2 शातिर किस्म के चोर हैं, एक नदीम है और दूसरा जावेद खां है, जो कि रामनगर नदी ताल का है। नदीम तो यही इलाका का ही है। दोनों नशा भी करते हैं और दोनों का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। ये जो जावेद है ये एचएसपी है नैनीताल जनपद का और इनसे जो चोरी का माल था हमारा चारों चोरियों में वो बरामद हुआ। इनकी हमने गिरफ्तारी करी। आज माननीय न्यायालय के समक्ष उन्हें पेश करने जा रहे हैं। तो खबर थराली से, जहां प्रदेश प्रधान संगठन के आह्वान पर खंड विकास कार्यालय में 1 दिवसीय सांकेतिक तालाबंदी की गई। बता दें कि ये तालाबंदी सरकार के सम्मुख मनरेगा में आ रही परेशानियों को दूर करने की मांग को लेकर की गई। ग्राम प्रधानों ने मनरेगा, राज्य वित्त और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य विकास कार्यों में आ रही परेशानी पर समस्या का हल नहीं होने पर नाराजगी जताई है। प्रधान संगठन के अध्यक्ष जगमोहन रावत ने कहा है कि सरकार मनरेगा में बायोमेट्रिक हाजिरी का नया फरमान लेकर आई है, जो न्याय संगत नहीं है। ने इस चैनल के माध्यम से हमारे आंदोलन का समर्थन किया, उसके लिए आप पत्रकार महोदय धन्यवाद के पात्र हैं। और आज हमारे यहाँ पर 1 दिन का ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन संपूर्ण हिंदुस्तान के विकासखंड कार्यालयों में ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन है तालेबंदी का के रूप में। और इसमें यह है कि अब हमारी भारत की सरकार जो है ये गरीबों को दमनकारी नीति अपना रही है और जिसके तहत कि अभी एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना जो है कि 2004 में भारत सरकार ने चलाई थी। ये कि जो गारंटी में जो सरकार ने ना एक टिपिकल बना दिया, खासकर ऐसा कि इसमें सुबह शाम, जबकि 200 रुपए में आदमी 8 घंटे काम कैसे करेगा। सरकार ये चाहती कि धीरे धीरे योजना, इसलिए सरकार ने इसमें जो टेक्निकल पॉइंट फंसा दिए, इसलिए हमने ये यहाँ पर तालाबंदी की है। आगे मांगे न मांगे, इसके बाद आने वाले कुछ समय बाद हम उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को चेतावनी देना चाहते कि जल्दी जल्दी हमारी मांगे पूरी करो। अध्यक्ष रावत के नेतृत्व में की गई तालाबंदी
और जगमोहन रावत ने सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। हम आपको ये तालाबंदी के दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं खंड विकास कार्यालय से, जहां खंड विकास कार्यालय में तालाबंदी की गई। अध्यक्ष रावत के नेतृत्व में ये तालाबंदी की गई और इस दौरान जगमोहन रावत ने सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। तो रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के तेलीवाला गांव में अपने भाई पर फायरिंग करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद की गई। साथ ही कोतवाली गंगनहर क्षेत्र के ग्राम तेलीवाला में रविवार देर रात तमरेज पुत्र नूर हसन को गोली मार दी गई थी। अज्ञात व्यक्ति की ओर से जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर करने का आरोप लगाते हुए तहरीर भी दी गई थी। मामले का खुलासा के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे थे और इसी दौरान कई स्थानों के सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया। कोई सुराग नहीं मिल पाने पर पुलिस टीम ने मुखबिर को सक्रिय कर गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी मंसूर को गिरफ्तार कर लिया। तेलीवाला पार्ली गुजर के पास एक मुजम्मिल नामक व्यक्ति को रात्रि में गोली लगने की सूचना पर पुलिस के द्वारा उसे हॉस्पिटल भिजवाया गया था और इस संबंध में अंतर्गत धारा 307 आईपीसी के अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग की विवेचना से ज्ञात हुआ कि मुर्गी फार्म पर काम करने वाले मंसूर ने उस पर फायरिंग की थी और तमंचे से फायर किया था, जिस संबंध में मंसूर निवासी पश्चिम बंगाल को हाल निवासी तेलीवाला को गिरफ्तार किया गया और उसकी इसी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया गया। इसके लिए उसके विरुद्ध 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग अलग से पंजीकृत किया गया है और उसका चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। तो जिले के द्वाराहाट ब्लॉक में मनरेगा में कराए गए विकास कार्य के सामग्री का भुगतान न होने पर नाराज ग्राम प्रधानों ने द्वाराहाट ब्लॉक मुख्यालय पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। डोंगल द्वारा भुगतान न होने से ग्राम प्रधान काफी नाराज भी दिखाई दिए। तालाबंदी के कारण खंड विकास अधिकारी काफी देर तक ब्लॉक के बाहर बैठे रहे। द्वाराहाट ब्लॉक पर उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब दर्जनों की संख्या में पहुंचे ग्राम प्रधानों ने मनरेगा में कराए गए कार्य के सामग्री मद का भुगतान न होने से ब्लॉक में तालाबंदी कर दी। बता दें कि प्रधानों ने नाराजगी जाहिर करते हुए ब्लॉक मुख्यालय पर प्रदर्शन कर बीडीओ और कर्मचारी सहित व्यवस्थाओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश व्यक्त किया है। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।